उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे अपने घरों में एकदम सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और एकदम तंदुरुस्त भी हैं। और क्या कर रहे हैं? और आप सभी बच्चे हमारी आज की इस इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट, ज्ञानवर्धक और सुपर फैंटास्टिक क्लास का इंतजार कर रहे हैं। हम किन के साथ बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के प्यारे बच्चों के साथ। हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन और इस सामाजिक अध्ययन विषय में आज आप और मैं डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो आप सभी के सामने मौजूद है, जिसका नाम है जनसंख्या। हमारा इस चैप्टर से ये लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले जो हमारा लेक्चर नंबर 1 हुआ था, उसके अंदर आपने और मैंने भारत की जो जनसंख्या है उसको देखा था। हम लोगों ने ये देखा था कि ये जो शब्द है जनसंख्या, इसका अर्थ क्या होता है, अगर आपको याद होगा। इसी के साथ हम लोगों ने इस शब्द जनगणना, इसको भी देखा था। हम लोगों ने ये देखा था कि भारत के अंदर जो जनसंख्या है उसका क्या है बच्चों, उसका प्रकार और वितरण किस प्रकार है। आपने ये देखा था कि भारत के अंदर जो हमारे उत्तर के राज्य हैं, जो हमारा मैदानी भूभाग है, वहां पर अधिक जनसंख्या है। अपितु जो हमारे क्या है बच्चों, गर्म इलाके हैं, जैसे राजस्थान का क्षेत्र हुआ या फिर हमारे जो पर्वतीय भूभाग हैं, वहां पर जनसंख्या की जो शेयरिंग थी, जनसंख्या का जो अनुपात था वो कम था। इसके पीछे कारण क्या थे, उसका भी हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो हमारी पिछली क्लास के अंतर्गत हमने ये भी देखा था कि भारत विश्व में क्या है बच्चों, दूसरे नंबर पर जनसंख्या के मामले में आता है। भारत से ज्यादा मात्र एक ही देश है जिसका नाम है चीन, वो सबसे ज्यादा जनसंख्या रखता है। तो भारत की जनसंख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। भारत के अंदर क्या होता जा रहा है बच्चों, जनसंख्या का बढ़ना लगातार जारी है। और आपको पता है कि हम इस जनसंख्या को गिनते हैं हर 10 साल के अंतराल पर। हमारी जो जनगणना हुई थी पिछली, वो 2011 में हुई थी और अगली जनगणना 2021 तक समाप्त हो जाएगी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि भारत की जनसंख्या जो इतनी तेजी के साथ बढ़ रही है, आप देखते हैं कि भारत की जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। क्या कारण है कि भारत की जनसंख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है? भारत की पॉपुलेशन एकदम तेजी के साथ क्या कर रही है बच्चों, बढ़ रही है। जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। क्या कारण है कि भारत की जनसंख्या बढ़ रही है? इसके क्या परिणाम भारत पर आ रहे हैं? क्या भारत के लिए ये लाभदायक है? क्या भारत के लिए ये हानिकारक है? क्या इससे भारत को और भारत के नागरिकों को कोई फायदा हो रहा है? भारत की सरकार को कोई फायदा हो रहा है? इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। हम लोग अपनी क्लास को शुरू करेंगे और क्लास शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से यह अनुरोध करेंगे कि आप सभी बच्चों के पास कॉपी, पेन, पेंसिल होनी चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट बातें आपको क्लास के अंतर्गत बताई जाएं, आप सभी बच्चे उनको नोट डाउन करते चलेंगे, सारी बातों को आत्मसात करते रहेंगे। किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट अपने समक्ष नहीं रखेंगे। हमारी ये क्लास आपके एग्जाम के संदर्भ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बातें आपको क्लास के अंतर्गत बताई जाने वाली हैं, उन बातों को आप लोग नोट डाउन करिए, ध्यान से सुनिए और पूरा फोकस क्लास के अंतर्गत रखिए। चलिए जी शुरू करते हैं। और यहां पर हम लोग सबसे पहले यही डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी आज की क्लास में आप और मैं किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, क्या है बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि हम लोग आज आपके सामने जनसंख्या वृद्धि, मैंने आपको बताया था ना कि भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, बहुत तेजी के साथ इसमें वृद्धि हो रही है। इसके कारण और इसको ये परिवर्तनशील कैसे हो रही है, इसमें बदलाव कैसे आ रहा है। क्या भारत की जनसंख्या शुरू से ही बहुत ज्यादा थी? ऐसा तो नहीं था। कुछ साल विशेष में ही क्या हुआ है बच्चों, लगभग कुछ दशकों के अंतर्गत ही भारत की जनसंख्या में बहुत तेजी से बदलाव आया है, एकदम से वृद्धि हुई है। क्या कारण रहा कि भारत की जनसंख्या में एकदम से वृद्धि हुई और इसका परिणाम क्या होने वाला है भारत पर, उसको देखेंगे। इसी के साथ साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि जन्म दर ये क्या चीज होती है, ये किस प्रकार जनसंख्या को प्रभावित करती है, इसका अध्ययन करेंगे। फिर हम लोग मृत्यु दर, ये कैसे जनसंख्या को प्रभावित करती है और इससे जनसंख्या की वृद्धि, जनसंख्या की कमी प्रभावित होती है, उसको पढ़ेंगे। फिर हम लोग समझेंगे प्रवास के बारे में कि प्रवास क्या होता है, क्या प्रवास जनसंख्या को या फिर जनसंख्या की वृद्धि को प्रभावित करता है। और इसके बाद फिर हम लोग आयु संभाविता के बारे में पढ़ने वाले हैं और हमारा आखिरी पॉइंट रहेगा साक्षरता दर, और उसी के साथ फिर हम लिंग अनुपात को भी देखेंगे। तो छोटे छोटे तौर पर अगर मैं आपको बताना चाहूं कि हमारी आज की क्लास आपके एग्जाम के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी पॉइंट से लगभग 1 से 2 नंबर के सवाल सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। बहुत सीधी सरल हमारी कहानी रहेगी। आपको बताया जाएगा कि जन्म दर क्या है, इससे क्या तात्पर्य है, मृत्यु दर से क्या तात्पर्य है, प्रवास कैसे जनसंख्या को प्रभावित करता है, आयु संभाविता क्या होती है, इसको देखेंगे। हम लोग साक्षरता दर को पढ़ने वाले हैं और फिर हम लोग लिंग अनुपात को देखेंगे।
तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों के समक्ष किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। आप सभी बच्चों का पूरा फोकस क्लास के अंतर्गत है। हम लोग एक एक कर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप सभी के समक्ष रखते चलेंगे। चलिए जी शुरू करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो आप सभी के सामने है वो है जनसंख्या वृद्धि या फिर परिवर्तन। आपने देखा कि भारत के अंदर क्या होता रहा है बच्चों। क्या भारत की जनसंख्या शुरू से ही इतनी रही थी? क्या दुनिया में सबसे ज्यादा लोग हमेशा भारत में ही पाए जाते थे? ऐसा बिल्कुल नहीं था। भारत की जनसंख्या में तेजी से ग्रोथ हुई है, यानी कि वृद्धि हुई है। बहुत तेजी के साथ भारत में क्या हुआ है बच्चों, लोगों का जन्म हुआ है। और ये क्या कारण रहे कि भारत में लोगों का जन्म होता रहा और भारत की जनसंख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ती रही? चलिए इसको देखते हैं। क्या होता है बच्चों कि साल 2001 की अगर हम तुलना करते हैं, आपको पता है ना कि हम लोग अपनी जनगणना जो करते हैं हर 10 साल के अंतराल पर करते हैं। साल 2001 की अगर हम क्या करते हैं बच्चों, अपनी जनगणना को देखते हैं और पिछली जनगणना जो 2011 में हुई थी उसकी तुलना में हम क्या देखते हैं कि हमारी वृद्धि 9.3% हो गई। 9.3% हो गई बच्चों। इसका क्या तात्पर्य है? अगर हम लोग देखना चाहें कि 2001 में जो हमारी जनगणना थी, जब हमने अपने देश के लोगों को गिना तो हमारी जनसंख्या 102 करोड़ थी। ठीक है जी हाँ। अब जब 10 साल बाद हमने 2011 में अपने देश के अंदर लोगों को गिना, जनगणना को किया, हमारी जनसंख्या 121 करोड़ हो गई। मतलब 10 सालों में भारत की जनसंख्या 9.3% बढ़ी है। बहुत बड़ा नंबर होता है बच्चों किसी भी देश के लिए इतनी तेजी के साथ जनसंख्या में वृद्धि का हो जाना। तो भारत के अंदर पिछले 10 सालों का अगर हम आंकड़ा देखें, यानी कि साल 2001 से 2011, ये जो हमारे पिछली जनसंख्या के दो आंकड़े हैं, इसमें जनसंख्या में वृद्धि बहुत तेजी के साथ हुई है। लगभग 9.3% की क्या रही है बच्चों, जनसंख्या में वृद्धि रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो पिछला दशक रहा है, दशक का मतलब क्या होता है, 10 साल, 2001 से 2011 तक के ये जो 10 साल रहे, इसमें वृद्धि दर क्या रही है बच्चों? इसमें वृद्धि दर 2% से कुछ कम रही है, यानी कि जनसंख्या में वृद्धि होती रही है और पूरी जो हमारी जनसंख्या है उसकी जो वृद्धि दर है वो 2% है। ठीक है। जनगणना जो बढ़ी है, यानी कि जो लोग बढ़े हैं वो 9.3% बढ़े हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताता हूं, किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। अगर हम लोग ये देखें कि 2001 से हमारे पास 102 करोड़ लोग थे, ठीक है जी, और वहीं अगर हम लोग देखें कि 2011 में हमारे पास 121 करोड़ लोग हैं, तो जब हम लोग लोगों के अनुपात में देखते हैं तो लगभग 9.3% लोग एक्स्ट्रा जुड़े हैं। 9.3 करोड़ लोग, बहुत बड़े नंबर पर हमारे साथ जनसंख्या में लोग शामिल हुए हैं। और अगर हम लोग जनसंख्या की वृद्धि देखें कि कितनी वृद्धि हुई है पिछले आंकड़ों से, यानी कि साल 2001 के आंकड़ों से साल 2011 के आंकड़ों में, तो 2% को आपको क्या मिलता है बच्चों, 2% की वृद्धि आपको विद्यमान दिखती है। अगर भारत के अंदर देखा जाए कि पिछले एक दशक में, यानी कि 10 सालों के अंतर्गत भारत की जो जनसंख्या वृद्धि है उसमें भारत 93 नंबर पर है। क्या है बच्चों, भारत की जनसंख्या वृद्धि 93 नंबर पर है। तो जनसंख्या की जो वृद्धि भारत में हो रही है उसकी गति क्या है बच्चों, बहुत गतिमान है और भारत 93 नंबर पर आता है। विश्व के जितने भी देश हैं, लगभग 200 देशों में भारत का स्थान कितने नंबर पर आ रहा है, 93 नंबर पर आ रहा है। ठीक। और अगर हम लोग ये देखें कि 1991 से साल 2001, इससे भी पीछे के अगर हम आंकड़ों को देखते हैं तो उसमें क्या दिखता है, उसमें जनसंख्या वृद्धि में हमें कमी दिखती है, जो एक अच्छी बात है। क्या है बच्चों, पुराने समय के अंतराल से देखते हैं तो भारत में अब इतनी ज्यादा मात्रा में जनसंख्या में वृद्धि नहीं हो रही है। ठीक है। अगर हम देखना चाहें कि भारत में किस कालखंड में क्या हुआ था बच्चों, बहुत तेजी के साथ जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी। भारत के अंदर क्या हो रहा था बच्चे, लोग बढ़ रहे थे। तो लगभग आपका क्या है बच्चों, 1960 से 1971 का ये जो वर्ष रहा है, इसके अंदर जो आपकी वृद्धि दर थी वो सामान्य के साथ चल रही थी। और फिर 2000 आते आते क्या हुआ, साल 2001 आते आते इसकी वृद्धि दर लगभग 2 और 2.5 के करीब पहुंचने लगी है। तो भारत के अंदर पुराने समय के अंतर्गत आप बात करेंगे तो बच्चे वृद्धि तेजी के साथ हो रही थी, लेकिन अब पिछले 10 सालों के अंतर्गत वृद्धि की गति उतनी तेज नहीं है। लोग अब सजग हुए हैं, लोग परिवार नियोजन की तरफ जाते हैं, लोग जनसंख्या को कम करने के लिए जागरूक हुए हैं। अभी अभी हमने क्या देखा, अभी अभी हम लोगों ने सीधे सरल शब्दों पर यह देखा कि भारत की जनगणना हर 10 सालों में होती है। अगर हम लोग पिछले बार की जनगणना जो 2011 में हुई थी उसको उससे भी पहले की जनगणना यानी कि 2001 से तुलना करते हैं तो पता चलता है कि हमारे देश में 9.3% लोग और जुड़ गए। कितने, 102 करोड़ थे और टोटल 121 करोड़ हो गए। इसको प्रतिशत में समझना चाहा कि कितने प्रतिशत जुड़ गए, तो 9.3% की वृद्धि हुई।
अच्छा, जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, लोगों में कितनी वृद्धि हुई, ये तो आपने देखा। जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है, जनसंख्या में लोगों की जो जनसंख्या रही है वो 2% से कम रही है। क्या रही है बच्चे, 2% से हमारी जनसंख्या में वृद्धि कम रही है। विश्व के अंदर भारत की जो जनसंख्या वृद्धि है इसका नंबर 93 नंबर पर आता है। और अगर हम लोग क्या करते हैं 1991 से 2001 के आंकड़ों की तुलना करते हैं, उसके अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि में ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है। क्या है बच्चों, समानांतर ही है, ज्यादा परिवर्तन आपको नहीं दिखता है। चलिए, अभी अभी तो आपने भारत के अंदर जनसंख्या वृद्धि के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जाना और ये भी देखा कि पुराने समय के अंतर्गत कब, लगभग 1960 से 1970 का ये जो दशक रहा और 1970 से 1980 का दशक रहा, इसमें वृद्धि बहुत ज्यादा हुई है। लेकिन आपका जो 1990 से आपका क्या रहा बच्चों, आपका 2000 का साल रहा है, इन 10 सालों के अंतर्गत जो आपकी गतिविधि रही है जनसंख्या में, उसमें ज्यादा आपको जनसंख्या नहीं दिखती है। अच्छा, यहां पर हम लोग बात करेंगे कि किसी भी जनसंख्या के अंदर क्या होता है, किसी भी जनसंख्या में जो वृद्धि होती है, ठीक है, उसके 3 महत्वपूर्ण कारण हैं। एक होता है जन्म दर, दूसरा होता है मृत्यु दर और तीसरा होता है प्रवास। एक एक कर हम इन तीनों बिंदुओं को समझते हैं। किसी भी देश के अंदर जो जनसंख्या बढ़ जाती है, आपने देखा ना कि भारत के अंदर 1960-1970 में तेजी के साथ लोगों का जन्म हुआ, लेकिन 1990 और 2000 साल आते आते क्या हुआ, जनसंख्या में वृद्धि में कमी दिखी। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण यह है कि जन्म दर किसी भी देश के अंदर, किसी भी देश के अंदर मृत्यु दर और प्रवास, किसी भी देश की जनसंख्या की वृद्धि उसमें पैदा होने वाली लोगों की संख्या को प्रभावित करता है। एक एक कर इन बिंदुओं को समझते हैं कि कैसे जन्म दर, कैसे मृत्यु दर और कैसे आपका प्रवास किसी भी देश की जनसंख्या को प्रभावित करता है। चलिए, सबसे पहले यही डिस्कस कर लेते हैं कि जन्म दर क्या मतलब होता है। जन्म दर का मतलब होता है कि मान लीजिए आपका एक शहर है या फिर आपका एक देश है, उसमें से हमने 1000 बच्चों को लिया। क्या है बच्चों, हमने 1000 बच्चों को लिया, ठीक है, और फिर क्या करा, इन शिशुओं को ही हम लोग जन्म दर कहते हैं। क्या है, इसको ध्यान से देखते हैं। देखिए, जन्म दर से तात्पर्य है कि मान लीजिए आपने 1000 बच्चों को लिया और 1000 बच्चों का जन्म हुआ आपके देश में। आप क्या चेक करते हैं, आप ये चेक करते हैं कि जन्म के समय से 1 साल तक कितने बच्चे जीवित रहते हैं। उसी को आप लोग क्या कहते हैं, उसी को आप लोग जन्म दर कहते हैं। जन्म दर का मतलब क्या है, जन्म दर का मतलब है कि 1000 बच्चों पर हम अपने आंकड़ों को चेक करते हैं। एक देश के अंदर 1000 बच्चों का हमने जन्म देखा और उन 1000 बच्चों में, जिन बच्चों ने जन्म लिया, 1000 बच्चों ने 1 साल की स्थिति तक कितने बच्चे जीवित रहेंगे, उसी को आप लोग जन्म दर कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, उसी को आप लोग जन्म दर कहेंगे। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है बच्चों, भारत में जन्म दर 2.20.2 प्रति 1000 व्यक्ति है। इसको अगर और अच्छे तरीके से समझना चाहे तो क्या है बच्चों, भारत की जो जन्म दर है वो बहुत तेजी के साथ क्या हो रही है बच्चों, आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। तो भारत में जन्म दर क्या है बच्चों, दिख रही है आपको। अच्छा, जन्म दर का सीधा सीधा अर्थ आप लोगों ने जाना, ठीक। जन्म दर क्या है बच्चों, भारत की जनगणना जो की जाती है उसके द्वारा पता चलता है कि प्रति 1000 व्यक्ति पर जो जन्म लेने वाले आपके बच्चे हैं वो 1 साल तक जीवित रहते हैं, ठीक है, और जो बच्चे 1 साल तक जीवित रहते हैं उसी को जन्म दर माना जाता है। और अगर आप पीछे अनुमानित आंकड़े देखेंगे तो क्या है बच्चों, भारत की जनगणना, भारत की जनसंख्या इस पृष्ठभूमि के साथ बढ़ती जाएगी। तो 2011 में भारत की जनगणना 121 करोड़ थी, 2016 में अगर तेजी के साथ ऐसे ही जन्म होता रहा तो ये 129 करोड़ हो जाएगी। अगर ऐसे ही हम लोग तेजी के साथ बढ़ते रहे तो 2021 में हम 136 करोड़ हो जाएंगे, 2026 में हम लोग 142 करोड़, 2031 तक भारत की जनगणना 147 करोड़ और 2036 तक 152 करोड़। और ये सभी अनुमानित आंकड़े हैं, ऐसा भी हो सकता है कि हम इससे ज्यादा भी हो जाएं। क्यों, क्योंकि जन्म हमारे देश के अंदर क्या है बच्चों, अधिक हो रहा है, जन्म की उपयोगिता आपको अधिक दिख रही है। चलिए, अब आगे की तरफ बढ़ेंगे और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे कहा जाता है मृत्यु दर। मृत्यु दर का मतलब क्या होता है कि 1000 बच्चों पर, क्या है बच्चों, व्यक्तियों को हम क्या कर लेते हैं, बच्चों को देखते चलते हैं कि 1000 बच्चों पर मरने वालों की संख्या। देखा जाता है कि 1000 बच्चे, दोबारा से हमने 1000 का ही आंकड़ा लिया, 1000 बच्चे हमारे देश में जन्म हुए और हम ये देखते हैं कि 1 साल तक कितने बच्चे क्या रहे बच्चों, कितने बच्चे मृत हो गए, कितने बच्चों की मृत्यु हो गई, उसे मृत्यु दर कहा जाएगा। जन्म दर इसकी अपोजिट थी। जन्म दर का मतलब क्या था कि आपके 1000 बच्चों पर 1 साल तक कितने बच्चे जीवित रहे, उसे आपने जन्म दर कहा। वहीं मृत्यु दर 1000 बच्चों पर 1 साल तक कितने बच्चे क्या रहे बच्चों, मृत हो गए, कितने बच्चों की मृत्यु हो गई, उसे ही मृत्यु दर कहा जाता है।
देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है बच्चों, भारत के अंदर जो मृत्यु दर है वो 7.4 प्रति हजार व्यक्ति है। तो 7.4 प्रति हजार व्यक्ति है, अर्थात इसका मतलब क्या रहा कि भारत के अंदर क्या है बच्चों, मृत्यु की जो स्थिति है, भारत के अंदर मृत्यु दर कम है। भारत के अंदर क्या है बच्चों, मृत्यु दर ज्यादा नहीं है। ठीक, लोग ज्यादा पैदा होते हैं और वहीं पर क्या है बच्चों, जो लोगों की मरने की स्थिति है वो कम है। इसी वजह से भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो एक संतुलित तौर पर क्या हो रहा है बच्चों, जन्म दर और मृत्यु दर नहीं चल रही है। देखिए, यदि जन्म दर अधिक होती है, मान लीजिए अगर किसी देश में लोग ज्यादा पैदा हो रहे हैं और मृत्यु दर कम होती है, तो इससे जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। आपको पता है ना, हमने देखा कि भारत में जनसंख्या में बढ़त दिख रही थी आपको। ठीक है, क्यों दिख रही थी बढ़त? क्योंकि जनसंख्या में बढ़त इस वजह से दिख रही है कि जन्म लोग ज्यादा ले रहे हैं भारत में, और जितनी जितनी संख्या में उनकी मृत्यु हो जानी चाहिए, जितनी अपेक्षा है उनकी मृत्यु की, उतनी ज्यादा अपेक्षा में उतनी मृत्यु नहीं हो रही है। अगर हम लोगों ने इसे बड़े आंकड़ों पर देखा तो प्रति 1000 पर क्या है बच्चों, लगभग 7.4 व्यक्तियों की ही मृत्यु होती है। ठीक है जी। जी अच्छा, कारण क्या है कि लोग भारत के अंदर क्या है बच्चों, मृत्यु दर भारत के अंदर कम है। भारत के अंदर मृत्यु दर कम है क्योंकि भारत के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, वो अच्छी हो रही हैं, लोगों को पोषक वाला खाना मिल रहा है, और इस अवधि में क्या हो रहा है बच्चों, इसी कारण से मृत्यु दर में कमी आई है। तो आपने ये देखा कि भारत के अंदर जो जनसंख्या में वृद्धि आ रही है, जनसंख्या में बढ़त हो रही है, कारण ये है कि आपकी जन्म दर तो बढ़ रही है और आपकी मृत्यु दर घट रही है। जब किसी भी देश के अंदर जन्म दर बढ़ती जाती है, लोग ज्यादा पैदा होते हैं और लोगों की मृत्यु कम होती है, तो उससे उस देश की जनसंख्या बढ़ जाती है। और भारत के अंदर मृत्यु कम हो रही है, लोगों की मृत्यु कम हो रही है, इसका कारण क्या है? क्योंकि भारत की स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं, भारत के अंदर लोगों को स्वास्थ्य अच्छा मिल रहा है, इसी वजह से उनकी आयु लंबे समय तक चल रही है। और भारत के अंदर पोषण क्या है बच्चों, पोषण तत्व मिल रहे हैं, लोगों को खाने के लिए संतुलित आहार, पोषक तत्वों वाले खाने मिल रहे हैं, और इसी वजह से लोगों की जो हेल्थ है, लोगों की जो सेहत है, वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। ठीक है जी। अच्छा, अगर क्या है बच्चों, लोगों में बढ़ती जागरूकता और परिवार नियोजन की भी बात हो रही है। क्या होता जा रहा है कि भारत के अंदर जो जनसंख्या वृद्धि है, उसके अंदर अगर आप क्या देखते हैं बच्चों, कि उसके साथ साथ क्या है, लोगों के अंदर जनसंख्या के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। लोग परिवार की प्लानिंग करने लगे हैं। अब एक एक घर में क्या है बच्चों, 7-7, 8-8 बच्चे नहीं होते, हम दो हमारे दो, इस नारे के साथ परिवार चल रहे हैं। तो लोग सजग हुए हैं, लोग समझदार हुए हैं, और इसी वजह से अगर आप पिछले 10 सालों का आंकड़ा देखते हैं तो उसके अंदर वृद्धि बहुत तेजी से नहीं हुई है, जितनी पिछले 20 से 30 सालों में हुई थी। कारण ये रहा कि पिछले 20 से 30 सालों में लोगों ने ज्यादा सजगता दिखाई नहीं, हमारे पास स्वास्थ्य सिस्टम इतना अच्छा था नहीं, और इसी वजह से क्या हुआ बच्चों, वृद्धि इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं हुई। अभी आप लोगों ने जन्म दर, मृत्यु दर, इसको बहुत अच्छे तरीके से देखा। एक और महत्वपूर्ण बात है कि अगर जन्म दर में गिरावट आ जाती है, जन्म दर में अगर गिरावट आ जाती है, यानी कि किसी देश के अंदर जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं, या फिर जो जन्म लेने वाले आपके क्या हैं, शिशु हैं, वो 1 साल की आयु तक होते होते, मान लीजिए 1000 बच्चों ने जन्म लिया, और 1000 बच्चों ने जन्म लिया, और क्या हुआ बच्चों, 1000 बच्चों ने 1 साल तक आते आते क्या हुआ, मान लीजिए अगर 300 बच्चों की मृत्यु हो गई, तो भैया मात्र 700 बच्चे ही तो जीवित रहे, और ये क्या है बच्चों, ये बहुत ही जटिल समस्या होगी। इससे क्या हो जाता है बच्चों, इससे किसी भी राष्ट्र के लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि जन्म दर में गिरावट आई है, भारत के अंदर जन्म दर में भी गिरावट आपको दिख रही है, कि अब माता पिता परिवार नियोजन की ओर जाते हैं, कम बच्चों की ओर आगे बढ़ते हैं। और इससे क्या है बच्चों, इससे भी क्या दिखता है, इससे भी आपको भारत की जनसंख्या प्रभावित होती हुई दिख रही है। अभी तक आपने 2 महत्वपूर्ण कारण देखे। ठीक, सबसे पहला तो आपने जन्म दर को देखा, उसी के साथ साथ फिर आप लोगों ने अभी अभी मृत्यु दर को देखा। क्या कोई कंफ्यूजन, क्या कोई डाउट रहा? नहीं। चलिए अब यहाँ पर हम लोग प्रवास को समझते हैं। प्रवास का मतलब क्या होता है? प्रवास बहुत ही सीधा सरल शब्द है, कोई जटिलता और कोई मुश्किल बात इसके अंदर है नहीं, बिल्कुल सीधे सरल तौर पर आप सभी के सामने क्या होता रहेगा बच्चे, बातें आती रहेंगी। सबसे पहले अगर हम देखना चाहें कि प्रवास का मतलब क्या होता है, प्रवास का मतलब होता है जब लोग काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में, आजीविका की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो इसे ही हम लोग प्रवास कहते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति काम की तलाश में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर जाता है, इसी को आप लोग प्रवास कहते हैं। ठीक है, इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, माइग्रेशन कहा जाता है। अगर क्या देखना चाहें कि लोग क्या करते हैं बच्चों, काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में देश के भीतर ही घूमते हैं। जैसे आप यूपी से कहां चले गए, आप यूपी से दिल्ली आ गए, आप क्या हुआ, आप बिहार से महाराष्ट्र चले गए। ठीक है, आपने क्या करा, आप पंजाब से क्या कर गए बच्चों, हरियाणा चले गए। तो जब देश के अंदर ही एक राज्य से दूसरे राज्य में काम की तलाश में आया और जाया जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आंतरिक प्रवास।
बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। आंतरिक प्रवास से क्या तात्पर्य है? आंतरिक प्रवास से तात्पर्य है जब देश के अंदर ही लोग काम की तलाश में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ आना करते हैं, प्रवास करते हैं, ठीक है, काम की तलाश में शिफ्ट होते हैं, उसको आप लोग आंतरिक प्रवास कहते हैं। प्रवास जब कोई व्यक्ति विशेष किसी काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, इसे प्रवास कहते हैं। प्रवास देश के अंदर होता है मुख्य तौर पर, अर्थात जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं काम की तलाश में, इसे आप आंतरिक प्रवास कहते हैं। क्या प्रवास सिर्फ देश के भीतर ही होता है? क्या लगता है आपको? क्या प्रवास लोग काम के लिए सिर्फ देश के अंदर ही घूमते हैं? ऐसा नहीं है, इसी के साथ दूसरी चीज भी होती है। आपने क्या देखा बच्चे? प्रवास देश के अंदर तो मुख्य तौर पर होता है, लोग काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते रहते हैं। लेकिन अगर बात की जाए क्या है बच्चे, प्रवास एक देश से दूसरे देश में भी होता है और उसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रवास से क्या तात्पर्य है? अंतरराष्ट्रीय प्रवास से तात्पर्य है जब आप काम की तलाश में एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं। मान लीजिए आप इंडिया से अमेरिका काम की तलाश में गए, इसे आपने अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहा। आप पाकिस्तान से जर्मनी काम की तलाश में गए, इसे आपने अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहा। क्लियर रहा? जी हाँ। अभी अभी आप लोगों ने प्रवास शब्द के अर्थ को समझा। प्रवास का मतलब होता है कि जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर काम की तलाश में जाते हैं, उसे आप क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। प्रवास देश के भीतर भी होता है, उसे आंतरिक प्रवास कहा जाता है। प्रवास एक देश से दूसरे देश के भीतर भी किया जाता है, उसे आप लोग अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? देश के अलग अलग, क्या है, एक देश से दूसरे देश में लोग काम की तलाश में जाते हैं, इसे आप अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। होता क्या है बच्चों जब आंतरिक प्रवास होता है? ध्यान से सुनिएगा, जब आंतरिक प्रवास होता है तो उससे क्या हो जाता है? जब आंतरिक प्रवास होता है तो जनसंख्या के आकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके वितरण पर फर्क पड़ जाता है। क्या हो जाता है? इसके वितरण पर फर्क पड़ जाता है। देखिए होता क्या है, आप देखेंगे क्या है बच्चे, आप देखेंगे कि दिल्ली एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। दिल्ली की जो जनसंख्या है वो इतनी तेजी के साथ कैसे बढ़ी है? क्योंकि बहुत सारे लोग दिल्ली की तरफ काम के लिए आए हैं। क्या हुआ है बच्चों? दिल्ली की तरफ काम के लिए आए हैं, ठीक है। कौन कौन से? हमारे यूपी के भाई, हमारे बिहार के लोग, हमारे एमपी के लोग, तो अलग अलग स्थानों से लोग दिल्ली की तरफ काम के लिए आए हैं क्योंकि यहाँ रोजगार के अच्छे अवसर हैं। अब इससे होता क्या है, हमारे देश की जितनी जनसंख्या है वो तो हमारे देश में रहती ही है, लेकिन जब यूपी के बहुत सारे लोग, जब बिहार के बहुत सारे लोग, जब एमपी के बहुत सारे लोग दिल्ली की तरफ आ जाते हैं काम की तरफ, तो दिल्ली पर अधिक भार पड़ जाता है, दिल्ली के लोगों पर अधिक भार पड़ जाता है। और जो जनसंख्या का क्या था बच्चों? वितरण था। जनसंख्या जो बटी हुई थी संतुलित तौर पर बटी हुई थी, वो असंतुलित हो जाती है, ठीक है। एक क्षेत्र विशेष पर जहां पर ज्यादा लोग आ गए, दिल्ली में ज्यादा लोग रहने के लिए आ गए, तो दिल्ली पर ज्यादा बोझ पड़ जाएगा, दिल्ली के संसाधनों पर ज्यादा फर्क पड़ेगा, दिल्ली की सरकार को, दिल्ली के लोगों को ज्यादा फोकस देना पड़ेगा। वहीं इन क्षेत्रों पर क्या हो जाएगी बच्चों? जनसंख्या में कमी दिखेगी। क्या हो जाएगी? यहाँ पर जनसंख्या में कमी दिखेगी, तो जो वितरण है वो असंतुलित हो जाएगा, यहाँ पर यह बताया जा रहा है। ठीक, चलिए अब हम क्या करते हैं, प्रवास को और अच्छे तरीके से देख लेते हैं। होता क्या है कि प्रवास के कारण क्या है, कि लोग प्रवास करते क्यों हैं। क्या कोई व्यक्ति अपना घर बार छोड़कर ऐसे ही बढ़ जाएगा? अगर मैं आपसे कहूं अपना घर छोड़कर आपको किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे देश में जाना होगा, क्या आपके लिए ये चीज आसान होगी? नहीं। कोई भी व्यक्ति अपना देश, अपना शहर, अपना राज्य नहीं छोड़ना चाहता, अपना जन्मस्थान नहीं छोड़ना चाहता। कुछ कारण तो होते होंगे जिसकी वजह से व्यक्ति को प्रवास करना पड़ता है। जी हाँ, मुख्य तौर पर अगर बात करें तो बहुत बड़े कारण होते हैं। क्या होता है बच्चों? दिल्ली की तरफ लोगों का आना, बंबई की तरफ लोगों का जाना, ठीक है, बेंगलोर की तरफ लोगों का जाना, और क्या है बच्चों, हमारे कलकत्ता की तरफ लोगों का जाना। बहुत बड़े कारण है कि भारत में इन बड़े शहरों की तरफ अलग अलग छोटे छोटे शहरों से लोग बढ़ते हैं। तो कारण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि जितने भी बड़े शहर होते हैं, जितने भी हमारे ग्रामीण शहर है मुख्य तौर पर, वहां पर आपको गरीबी दिखती है, वहां पर रोजगार के अवसर कम मिलते हैं, लोग अपनी आजीविका का अर्जन सही तौर पर नहीं कर पाते हैं, उनके पास कमाई के साधन बहुत कम होते हैं। और जब लोगों के पास कमाई के साधन कम होते हैं तो वो अच्छे कमाई के अवसर के लिए क्या करते हैं बच्चों? वो प्रवास करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को गांव में ही अच्छा काम मिल जाएगा तो वो प्रवास क्यों करेगा? क्योंकि गांवों के अंदर हमारे पास अभी भी अपने क्या है बच्चों, ग्रामीण लोगों के लिए काम की अच्छी व्यवस्था नहीं है। इसी वजह से हमारे ग्रामीण लोग क्या करते हैं? शहरों की तरफ आगमन करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण बात क्या है कि शहरों में रोजगार के अवसर बहुत अच्छे मात्रा में होते हैं। गांव में कोई व्यक्ति जितना अर्जन करता है, ठीक है,
शहर में वो उससे डबल पैसा कमा सकता है। तो शहरों में आके मनुष्य क्या कर लेते हैं, ज्यादा पैसा कमाते हैं, जिससे उनका जीवन स्तर अच्छा होता है, उनका लाइफस्टाइल अच्छा होता है। हर किसी को पैसे की क्या होती है बच्चों, चाहत होती है। तो शहर में आके क्या होता है, उनको अधिक पैसा मिलता है, उनको अधिक मेहनताना मिलता है, उनको अधिक मजदूरी मिलती है। वहीं गांव में मजदूरी कम मिलती है। इसी वजह से क्या होता है, अधिक पैसे की क्या है बच्चों चाह में व्यक्ति क्या कर रहे हैं, भारत के नागरिक क्या कर रहे हैं बच्चों, मुख्य तौर पर पलायन कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हम लोग देखना चाहें, अगर हम लोग ये देखना चाहें कि भारत के अंदर शहरों में कितने लोग रहते हैं और भारत के अंदर गांवों में कितने लोग रहते हैं, 1951 का एक आंकड़ा आपके सामने है। यहां पर आपको बताया गया कि 1951 में भारत में लगभग 17% लोग, 17.29% जो जनसंख्या थी भारत की, वो शहरों में रहती थी। और बाकी लगभग क्या है बच्चों, बाकी लगभग आपकी 84% जनसंख्या आजादी के समय, उस समय गांव में रहती थी। तो 84% जनसंख्या गांवों में थी आजादी के समय। और लेकिन अगर हम बात करना चाहें साल 2001 की, ठीक है, उस समय क्या हुआ, शहरों की जनसंख्या 27.28% हो गई। ये 27.28% कैसे हुई, क्योंकि गांवों में अवसर कम थे, गांवों के लोगों के पास रोजगार की इतनी उपस्थिति नहीं थी। इसी वजह से हमारे गांव के देहाती क्षेत्र के लोगों ने शहरों की तरफ आगमन करना शुरू किया। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण रहा, जिसकी वजह से आप क्या देखते हैं, असंतुलन दिखता है। शहरों में क्या हुआ है बच्चों, जनसंख्या बढ़ी है, गांवों में जनसंख्या का जो क्या है बच्चों वितरण है वो असमान हुआ है। एक और महत्वपूर्ण बात है, उसको भी डिस्कस करेंगे। वो महत्वपूर्ण बात क्या है बच्चों, आयु संभाविता के संदर्भ में है। आपने प्रवास को देखा कि प्रवास का क्या कारण था बच्चे, प्रवास लोग करते हैं रोजगार की तलाश में, अच्छे जीवन स्तर की तलाश में, स्वास्थ्य सेवाओं की तलाश में कि उनको अच्छा स्वास्थ्य मिल जाएगा। अगर गांवों में अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छे अस्पताल हो, तो कोई व्यक्ति गांव से शहर की तरफ नहीं आए। तो इस बारे में हमें सजग होना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि भारत के हर भूभाग में, भारत के हर छोटे बड़े शहर, छोटे बड़े गांव में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छी शिक्षा सेवाएं हो, जिसके द्वारा भारत के हर नागरिक तक क्या हो सके बच्चों, मूलभूत सुविधाएं पहुंच सके। अब एक और महत्वपूर्ण शब्द आप सभी की स्क्रीन पर मौजूद है, इसे कहा जाता है आयु संभाविता, इंग्लिश में कहा जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसका अर्थ क्या होता है, देखिए आयु संभाविता का मतलब होता है कि औसत आयु तक लोग जीते हैं, कि किसी भी क्षेत्र के अंदर लोग कितनी आयु तक अधिकतर जीवित रह सकते हैं। यानी कि क्या देखा जाता है, अधिकतर ये माना जाता है कि लोग 60 साल की आयु तक जीवित रहते हैं और उसके बाद क्या हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। एक रफ फिगर मैंने आपको बताई है। यानी कि क्या रहता है बच्चों, भारत के अंतर्गत अगर मुख्य तौर पर देखा जाए या फिर विश्व के अंदर देखा जाए, तो माना जाता है कि अधिकतर लोग 60 साल की आयु तक जीते हैं और उसके बाद क्या हो जाता है, उनका स्वर्गवास हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अगर हम भारत के संदर्भ में देखना चाहें, और सबसे पहले ये देखना चाहेंगे कि जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, जब भारत आजाद हुआ, तो उस समय भारत के अंदर जो औसत लोग थे, यानी कि अधिकतर लोगों की आयु मात्र 40 साल थी। 40 साल से ऊपर कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह पाता था। 40 साल की आयु तक पहुंचते पहुंचते लोगों का जीवन समाप्त हो जाता था। ये 40 से ये जो 60 और 65 तक पहुंचे हैं बच्चों, ठीक है, 60-65 तक लोग अब जीवित रहने लगे हैं। क्या कारण हुआ है कि लोगों की लाइफ बढ़ने लगी है, लोगों की आयु की संभावना बढ़ने लगी है। आयु संभाविता का मतलब क्या है, आयु की संभावना का बढ़ना, लोगों का और लंबे समय तक जीवित रहना। तो भारत के अंदर आजादी के समय आपने क्या देखा, भारत की जो लोग थे, भारत के जो नागरिक थे, उनकी औसत आयु लगभग 40 के समान थी। अधिकतर जनसंख्या भारत की 40 की आयु आते आते समाप्त हो जाती थी, मृत्यु की प्राप्ति कर लेती थी। लेकिन अगर आप क्या देखते हैं, अगर ये देखते हैं कि 2001 के जब हम आंकड़े देखते हैं, तो इस समय क्या हो गया, लगभग 68%, ठीक है, क्या है बच्चों, भारत के अंदर औसत आयु जो होने लगी वो 68 साल की होने लगी। 40 से 68 साल तक अब व्यक्ति जीवित रहने लगा। ये कैसे हुआ है, ये चमत्कार हुआ है, ये कैसे बदलाव आया है, इसके पीछे क्या कारण रहा है बच्चों, इसके पीछे कारण रहा है कि भारत के अंदर स्वास्थ्य की जो सेवा है वो अच्छी हुई है। लोगों के पास क्या हुआ है बच्चों, लोगों को अब पोषक खाना मिलता है, संतुलित खाना मिलता है, ठीक। और अगर बात क्या किया जाए बच्चों, लोगों के पास अच्छे रोजगार के अवसर हैं, तो लोगों ने अपनी क्या करा है, जीवन के स्तर को अच्छा किया है। लोगों के पास अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, बीमार होते हैं इलाज होता है, स्वस्थ रहते हैं, लंबी आयु बढ़ती है। पोषक तत्व, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जितनी भी आवश्यकता चाहिए संतुलित खाने के लिए, वो भारतीयों को मिल रही है। रोजगार के अच्छे अवसर हैं और इसी वजह से लोगों के पास रोजगार के अच्छे अवसर हैं, चिंता है नहीं, जीवन अच्छे तरीके से व्यतीत होता है। तो ये 40 साल से 68 ईयर्स तक, 68 साल तक जो ये
आयु आई है, इसके पीछे ये महत्वपूर्ण कारण रहे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, रोचक बात देखिए कि महिलाओं की जो क्या है बच्चों, जो जीवन की संभावना है, महिलाएं जो भारत के अंदर जीवित रहती हैं वो 72.61 यानी कि 72 साल तक जीवित रहती हैं, अधिकतर 72 या फिर 73 साल तक जीवित रहती हैं। तो भारत की महिलाओं की जो जीवन की प्रत्याशा है, क्या है बच्चों, उनकी जो आयु की जो संभावना है वो 72 तक रहती है, और पुरुष 67 यानी कि 67 ईयर्स तक ही जीवित रहते हैं। तो आपने क्या देखा, भारत की जो आयु की संभावना है बहुत तेजी के साथ परिवर्तित हुई है, और इसके परिवर्तन के क्या क्या कारण रहे आपने वो भी देखा। अगर हम 1991 की तुलना करते हैं, ठीक है, हम 1991 की जो हमारी जनगणना हुई थी उसको 2001 की जनगणना से तुलना करते हैं, तो पाते हैं कि भारत में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या 23 से बढ़कर 35 हो गई। तो भारत के अंदर अब शहरों में भी जनसंख्या बढ़ रही है। आपको बताया था ना, प्रवास के कारण अब लोग छोटे गांवों से शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 1991 में क्या था बच्चों, जो टोटल शहर थे भारत में, बड़े शहर जिनकी जनसंख्या 10 लाख थी, वो मात्र 23 थे। लेकिन साल 2001 आते आते, क्योंकि अब जनसंख्या ने प्रवास किया, तो उनकी संख्या, बड़े शहरों की संख्या जहां पर 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, वो 35 हो गई। ठीक, तो अभी अभी आपने कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके समक्ष रखा गया और आपने बिल्कुल सही तरीके से इन बिंदुओं को जाना। यहां पर बात की जा रही है साक्षरता दर के बारे में। आप लोगों ने ये तो देखा कि भारत में कितने लोग जन्म ले रहे हैं, आपने देखा भारत की मृत्यु दर के बारे में, आप लोगों ने देखा कि भारत के अंदर लोग कितनी आयु तक जीवित रहते हैं, आप लोगों ने देखा कि भारत के अंदर लोग रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं, और इससे जनसंख्या में प्रभाव पड़ता है, जनसंख्या प्रभावित होती है। क्या भारत के अंदर साक्षरता दर कैसी है, भारत के अंदर लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, कितने स्तर तक पढ़े लिखे हैं, कितने स्तर तक पढ़े लिखे नहीं हैं, उसको डिस्कस करते हैं। बात की जाए क्या है बच्चों, 2001 की तुलना में क्या हुआ है बच्चों, भारत में साक्षरता दर बढ़ी है। साक्षरता दर का मतलब क्या होता है, चलिए इसी को समझते हैं। साक्षरता दर का मतलब होता है कि आपके देश के अंदर 7 वर्ष से ऊपर कोई भी बालक हो या फिर बालिका हो, 7 साल से बड़ा कोई भी बच्चा, कोई भी आपका क्या हो बच्चों, बड़ा व्यक्ति हो, वो क्या कर सकता है, वो लिख सकता है अपना नाम और अपना नाम पढ़ सकता है, उसे आप साक्षर कहते हैं। 7 साल से बड़ा कोई भी पुरुष, कोई भी महिला, वो अगर अपना नाम लिख सकती है, पढ़ सकती है, उसे आप साक्षर कहते हैं। 2001 की अगर हम बात करते हैं तो उस समय भारत के अंदर 65%, पूरी जनसंख्या के 65% लोग क्या थे, साक्षर थे। लेकिन 2011 आते आते क्या हुआ है बच्चों, इसमें 74% तक ये पहुंचा है। क्या है बच्चों, 74% तक ऐसा हो पाया है। क्या ये एक अच्छा आंकड़ा है, क्या ये एक संतुलित आंकड़ा है? अगर देखा जाए बच्चों, आजादी के इतने सालों बाद भी भारत की फुल आबादी साक्षर नहीं हो पाई है, तो ये एक अच्छा आंकड़ा नहीं है। वास्तविकता में प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है, परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, लेकिन जितनी अपेक्षा के साथ होना चाहिए था उतनी अपेक्षा के साथ बदलाव नहीं दिख रहे हैं। अगर बात की जाए क्या है बच्चों, अगर हम लोग ये देखना चाहें, टोटल जो भारत की क्या है साक्षरता दर है वो 74% रही। वहीं अगर हम देखना चाहें कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की साक्षरता दर अभी भी कम है। भारत के अंदर अभी भी जो आपको साक्षर लोग दिख जाते हैं वो अधिकतर पुरुष ही होते हैं। महिलाएं अभी भी घरों के अंदर चूल्हा चौका देख रही हैं। देखते हैं बच्चों के यहाँ पर क्या है बच्चों, महिलाओं को शिक्षा के उतने अवसर अभी भी नहीं मिल पा रहे हैं, जो भारत के लिए, एक संतुलित समाज के लिए, एक लोकतांत्रिक देश के लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक, एक और महत्वपूर्ण बात है जिसे कहा जाता है लिंग अनुपात। क्या कहा जाता है बच्चा, इसे कहा जाता है लिंग अनुपात। अब ये लिंग अनुपात क्या है, इसको देखते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देते हैं कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे अच्छा साक्षरता दर है, वो है आपका केरल। क्या है बच्चों, केरल। केरल की साक्षरता दर सबसे बेहतर है। कितनी है आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए, हम लोग अब लिंग अनुपात की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग लिंग अनुपात का डिस्कशन कर रहे हैं। लिंग अनुपात से क्या तात्पर्य होता है, चलिए एक एक कर डिस्कस करते हैं। लिंग अनुपात से तात्पर्य होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, कि एक देश में या फिर क्या है बच्चों, एक राज्य में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं की स्थिति है, कितनी महिलाओं ने जन्म लिया, उसको आप लोग क्या कहते हैं, उसको आप लोग कहते हैं लिंग अनुपात। कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं मौजूद हैं, कितनी महिलाएं उपस्थित हैं, उसे आप लिंग अनुपात कहते हैं। अगर हम लोग देखते हैं 2001 की तुलना में, बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, पेपर में डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। 2001 में भारत के अंदर क्या था बच्चों, 2001 में भारत में 1000 पुरुषों पर क्या था बच्चों,
2001 की तुलना में 2011 में लिंग अनुपात 933 प्रति से घटकर 914 प्रति हजार व्यक्ति रह गया। 2001 में हमारे पास जो महिलाएं थी कितनी थी बच्चों, वो 1000 पर प्रति 1000 पर 933 थी। और जब हमने 2011 का आंकड़ा देखा, क्या ये बढ़ा है, ये घट गया है, ये 914 हो गया है। ठीक है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या भारत में महिलाएं पैदा नहीं हो रही? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या भारत के अंदर स्त्री नारी का जन्म नहीं हो रहा? नहीं, उनको क्या किया जा रहा है, कोख में ही मार दिया जा रहा है। और इसी वजह से क्या हो रहा है बच्चों, जनसंख्या में असंतुलन दिख रहा है। लिंग अनुपात का मतलब क्या रहा? लिंग अनुपात का मतलब ये रहा कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं उपस्थित हैं या फिर उनका जन्म हुआ। अगर हम पिछला आंकड़ा देखते हैं 2001 का, तो उस समय भारत के अंदर 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं थीं। लेकिन अगर हम देखते हैं 2011 के अंतर्गत, तो ये आंकड़ा क्या हुआ है बच्चों, घटकर 914 महिला प्रति वर्ग रह गया है। अच्छा, यहाँ पर आप देखते चलिए बच्चों, ये जो पूरा का पूरा कालखंड आपको दिख रहा है कि किस अवस्था में क्या रहा है बच्चों, किस अवस्था में कैसा आपको क्या दिखता है, लिंग अनुपात दिखता है। 1901 में आपको दिख जाता है बच्चे लगभग 973, उसके बाद 960, फिर उसके बाद 941, फिर आपके बाद 942। तो धीरे धीरे कर क्या होता जा रहा है बच्चों, आपकी जो क्या है लिंग अनुपात के अंदर आपको कमी दिखती जा रही है। और यहाँ पर क्या हुआ है बच्चे, यहाँ पर आपका जो अनुपात है वो 914 के करीब होता चला है। ठीक है, अगर हम ये देखना चाहें कि किस राज्य का भारत में सबसे अच्छा लिंग अनुपात है, उसको आप लोग देखना चाहें तो आपका क्या है बच्चों, केरल अनुपात। केरल जो राज्य है इसका लिंग अनुपात सबसे अच्छा है। केरल के अंदर 1000 पुरुषों पर क्या कम महिलाएं हैं? भाई पुरुषों से भी ज्यादा महिलाएं। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1082 महिलाएं हैं। तो जितने पुरुष हैं उससे ज्यादा यहाँ पर महिलाएं हैं। यहाँ पर महिलाओं का क्या है बच्चों, स्थिति अच्छी है, महिलाओं का जन्म यहाँ पर अच्छी मात्रा में हो रहा है। वहीं अगर बात की जाए क्या है बच्चों, हमारा एक राज्य है हरियाणा और हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, देश की राजधानी। यहाँ पर लिंग अनुपात बहुत ही दयनीय स्थिति में है। यहाँ पर 898 आपका क्या है बच्चों, लिंग अनुपात है। आपका 889 लिंग अनुपात है हरियाणा का और 868 लिंग अनुपात है आपका दिल्ली का। यानी कि दिल्ली में 1000 पुरुष हैं तो आपको कितनी महिलाएं मिलती हैं, मात्र 868। वहीं अगर आप हरियाणा की बात करते हैं तो 1000 पुरुषों पर आपको 879 महिलाएं ही मिल रही हैं। कारण क्या है कि इस राज्य में ज्यादा महिलाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है बच्चों, महिलाओं के जन्म को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। क्या है बच्चों, कोख में जो बच्ची को मारा जाता है उस पर यहाँ पर रोकथाम है। वहीं हरियाणा में और दिल्ली के अंतर्गत क्या है बच्चों, बालिकाओं को कोख में मारा जा रहा है और इसी कारण आप असंतुलन देखते हैं लिंग अनुपात के अंतर्गत। ठीक, तो आपने ये चीज जानी कि भारत के ये जो दो महत्वपूर्ण राज्य हैं कौन कौन से। आपका क्या है बच्चों, केरल राज्य सबसे बेहतर है जनगणना के अंतर्गत भी, साक्षरता दर के अंतर्गत भी और आपके लिंग अनुपात में भी। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर आपको क्या दिख जाता है, 1082 महिलाएं दिख जाती हैं। वहीं आपका ये जो हरियाणा राज्य है और दिल्ली क्षेत्र है, यहाँ पर आपको 1000 पुरुषों पर मात्र 889 महिलाएं मिलती हैं। और उसके बाद फिर क्या है बच्चों, दिल्ली के अंदर आपको 1000 पुरुषों पर 868 महिलाएं मिलती हैं। अच्छा, अब हम लोग 1 मिनट रिवीजन की ओर चलेंगे। ये देखेंगे, ये जानेंगे कि आपने आज की क्लास में क्या चीजों को सीखा। सबसे पहले हम लोगों ने जनसंख्या वृद्धि को देखा। जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या है, जनसंख्या का बढ़ना। क्या कारण होते हैं कि जब जन्म दर में क्या हो जाता है बच्चे, जब जन्म दर बढ़ जाती है, ठीक है, और क्या हो जाता है, मृत्यु दर कम हो जाती है, तो उससे किसी भी देश के अंदर जनसंख्या बढ़ जाती है। अर्थात लोग ज्यादा पैदा हो रहे हैं और लोगों की मृत्यु कम हो रही है। 1000 जन्म दर का मतलब होता है कि 1000 बच्चे हैं आपके पास और 1 साल तक क्या रहे बच्चे, कितने बच्चे जीवित रहे, उसको आप लोग उस देश की जन्म दर कहते हैं। और मृत्यु दर के आपके पास 1000 बच्चों ने जन्म लिया, 1 साल तक कितने बच्चे मृत्यु हो गए, उसको आप लोग क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं। एक और कारण है जिससे जनसंख्या में वृद्धि होती है या फिर जनसंख्या प्रभावित होती है, उसे कहा जाता है प्रवास। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पर काम की तलाश में चले जाना प्रवास कहलाता है। प्रवास 2 तरीके से होता है, आंतरिक प्रवास जब देश के अंदर ही घूमा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जब आप एक देश से दूसरे देश पर काम की तलाश में जाते हैं।
हम लोगों ने आयु संभाविता को देखा कि भारत जब आजाद हुआ था तो 1947 के समय भारत के अंदर अधिकतर व्यक्ति 40 की आयु तक ही पहुंच पाते थे और उसके बाद मृत्यु की प्राप्ति उनको हो जाती थी। फिर जब हमने 2011 का आंकड़ा देखा तो हमने देखा कि ये आयु लगभग 68 की हो गई, यानी कि अब भारत का औसत आदमी 68 साल तक जीवित रहता है। तो ये 40 से 68 साल तक कैसे पहुंचे? भारत के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छा किया गया, भारत के लोगों को पोषक खाना मिलने लगा, लोगों को अच्छा रोजगार मिलने लगा और जीवन कैसा होने लगा? चिंताहीन होने लगा। और जब चिंता नहीं होती है तो मनुष्य का जीवन अच्छे तरीके से चलता है, उसकी आयु लंबे समय तक चलती है। इसी के साथ हम लोगों ने साक्षरता दर को देखा कि भारत के अंदर कितने लोग साक्षर हैं। भारत की साक्षरता दर क्या है बच्चों? 74% है 2011 के अंतर्गत, जो अभी भी वर्तमान में अच्छी नहीं है। भारत की महिलाएं वर्तमान समय में क्या है? पुरुषों के हिसाब से अब भी बहुत पीछे हैं। मात्र भारत का केरल राज्य है जहां पर साक्षरता दर संतुलित में है, बहुत अच्छे स्तर पर है। इसके बाद हमने लिंग अनुपात को देखा कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की स्थिति कितनी है, उसे हम लिंग अनुपात कहते हैं। भारत में मात्र केरल ही एक ऐसा राज्य है जहां पर आपको क्या दिखता है बच्चे? आपको दिखता है लिंग अनुपात सकारात्मक के 1000 पुरुषों पर 1000 से ज्यादा महिलाएं आपको मिलती हैं। आपके हरियाणा में और दिल्ली में तो ये बहुत ही कम है, लगभग 800 के करीब आपको महिलाएं मिल रही थी। तो ये हमारा आज की क्लास का क्या रहा बच्चों? 1 मिनट रिवीजन रहा। अब आप सभी बच्चे हो जाइए तैयार, हम लोग क्विज की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर आज का पहला सवाल है, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? आपको ये जवाब देना है। अगला सवाल देखिए कि भारत की जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? अगला सवाल, लिंग अनुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? लिंग अनुपात से आप लोग क्या समझते हैं, ये पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस हैं, सही ऑप्शन को चूज कीजिए। चलिए, और यहां पर हमने अपना क्या करा? इस क्विज को भी पूरा किया। अब एक एक कर पीछे चलते हैं और आपके क्विज के आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। जनगणना कितने वर्षों में होती है? आपको बताया कि भारत के अंदर जनगणना प्रति 10 सालों में एक बार की जाती है। ऑप्शन रहा आपका डी सही। अगला सवाल, भारत की जो जनसंख्या है उसमें जो वृद्धि हो रही है, क्या हो रहा है? जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कारण क्या है? कि भारत में जन्म दर तो है, लेकिन क्या है बच्चों? इसका मुख्य कारण है कि जितनी मात्रा में लोग पैदा हो रहे हैं उतनी कम मात्रा में अपेक्षा से कम मृत्यु हो रही है। तो भारत की मृत्यु दर में कमी है, लोगों की मृत्यु कम है, इसी कारण भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। ऑप्शन ए आपका सही रहा। लिंग अनुपात का मतलब क्या होता है? लिंग अनुपात का मतलब होता है कि देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ठीक है, इसी को आप लोग क्या कहते हैं? इसी को आप लोग कहते हैं बच्चे लिंग अनुपात। क्लियर रहा? जी हाँ। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आप सभी के समक्ष आपके पेपर के संदर्भ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जानेंगे जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की आपको व्याख्या करनी है कि जनसंख्या में वृद्धि किन महत्वपूर्ण कारणों से हो जाती है। 1981 से भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी आई है। क्या हुआ है कि लोग अब सजग हुए हैं और देश की जनसंख्या की वृद्धि में गिरावट हो रही है। यानी कि अगर आप 1981 से पहले का समय देखते हैं तो उसमें जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन 1981 के बाद के जो आपके साल हैं, यानी कि 1991 को आप देखेंगे, 2001 को आप देखेंगे, 2011 को आप देखेंगे, तो आप ये पाते हैं कि जनसंख्या में 1971 की अपेक्षा, 1961 की अपेक्षा, 1951 की अपेक्षा क्या हुआ है बच्चे? जनसंख्या इन दशकों में तो बढ़ रही थी और यहाँ पर क्या है बच्चों? तेजी से बढ़ नहीं रही है। क्या कारण है ये बताना है। आयु संरचना, जन्म दर, मृत्यु दर को आपको परिभाषित करना है। प्रवास और जनसंख्या परिवर्तन की व्याख्या आपको करनी है। तो आज की क्लास से संबंधित ये 4 महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने रखे गए हैं।
आशा की जाती है कि आप सभी बच्चे इनके आंसर्स को लिखेंगे और शेयर करेंगे। पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हमारी अगली क्लास में आप और मैं किन चीज का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जो जनसंख्या चैप्टर है इसको कंटिन्यू करेंगे और इसका हमारा लेक्चर नंबर 3 आएगा। और इस लेक्चर 3 के अंतर्गत आप लोग आयु संरचना के बारे में जानेंगे, व्यावसायिक संरचना के बारे में जानेंगे, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के बारे में जानेंगे। तो ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग अपनी आने वाली क्लास के अंतर्गत सीखेंगे। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि हमारी ये जो आज की क्लास रही, जो आपके समक्ष प्रस्तुत की गई, बहुत ही लाभदायक रही होगी। अब इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप बच्चों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।